आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि काबुल ने बोला है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। मतलब उनका स्टेटमेंट आया था ना कि देखो हम तो आपसे बहुत अच्छे रिश्ते रख ले। पाकिस्तान ने ये बोला था अफगान ऑफिशियल्स को, बट हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब मिलिट्री के हाथ में। और अब ये खबर पुख्ता हो गई है और मैंने आपको बोला था कि आप बस उल्टी गिनती गिनिए, क्योंकि चीज़ें बहुत बदतर होने वाली है। बाकी एआई टूल्स का शानदार कोर्स आप अवेल करें दोस्तों। क्लासेस जारी हैं। कल पहली क्लास हुई, सो अभी भी ये कोर्स खुला है 1 दिन तक। तो मात्र 400 रुपये का कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो 27th अमेंडमेंट है, प्रपोज्ड 27th अमेंडमेंट, ठीक है ना, अब इसने क्या क्या एक डिबेट जो है वो मतलब छेड़ दी है कि भाई पाकिस्तान में एक तरीके से डिक्टेटरशिप या इमरजेंसी लगने वाली है, और जो आसिम मुनीर है ही विल बी दी फील्ड मार्शल, अल्टीमेट फील्ड मार्शल। अभी है, लेकिन फील्ड मार्शल का ना कोई संवैधानिक पद नहीं है, कोई लीगल बैकिंग नहीं है। तो अभी जो इनकी मुस्लिम लीग नवाज है, पीपीपी, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो वाली, इनके पास गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि ये संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। अब ये संविधान में बदलाव इसलिए करना चाहते हैं ताकि सारी पावर आसिम मुनीर के पास आ जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी, भुट्टो फैमिली आपको पता ही है कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट, इनका बेटा बिलावल भुट्टो, मम्मी को तो मार दिया था तहरीके तालिबान ने। तो अब इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, लेकिन एक्चुअल में पता है क्या है? ये आर्टिकल 243 को ख़त्म करके, जो कि बड़ी मुश्किल से रिस्टोर किया गया था, अब आर्टिकल 243 जो है, आपको पता है कि ये इसमें अगर अमेंडमेंट हो गया तो पूरी ताकत जो है यहाँ पे आर्मी चीफ को मिलेगी, यानी कि आसिम मुनीर को मिलेगी, और अपनी रैंक को ये फॉर्मलाइज कर लेगा। और पाकिस्तान जो है वो कुछ भी कर सकता है। अभी इस आर्टिकल के तहत जो फेडरल पावर्स थी वो प्रोविंसेस को थी, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, लेकिन अब सारी पावर सेंट्रलाइज हो जाएगी। और ऐसा खतरनाक, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये लड़ाई जो है वो जीती गई थी। अब ये 27th अमेंडमेंट का मतलब यही है कि जो डी फैक्टो रूलर, यानी कि जो मेन होगा, वो आसिम मुनीर होगा। आज जनरल अयूब खान के बाद ये सेकंड फील्ड मार्शल है। लेकिन मैंने क्या बताया कि फील्ड मार्शल की कोई संवैधानिक पद नहीं है। 1959 में आपको याद होगा कि 1950 से 59 तक इतने प्रधानमंत्री, 4 प्रधानमंत्री आए और गए पाकिस्तान के। वही नेहरू जी का वही बड़ा फेमस वक्तव्य, कितनी जल्दी तो मैं धोती नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, राइट। तो जब ये पावर, ये मिलिट्री कू हुआ और ये 10 साल का रूल आया अयूब खान, और अमेरिका की तरफ पाकिस्तान टिल्ट किया, तो अयूब खान का पहला टर्म तो बहुत बढ़िया था, लेकिन जो दूसरा टर्म था 1965 के बाद, जब भारत ने हराया पाकिस्तान को, तो इसके बाद तबाही मचा डाली। और 1971 में तो हमने लिटरली पाकिस्तान को तोड़ दिया, तोड़ के रख दिया। और पाकिस्तान इतना डिप्रेस हो गया, इतना परेशान हो गया था कि बोला कि अरे यार अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। ये सीआईए की डिक्लासिफाइड फाइल्स में भी आपको देखने को मिलेगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान को नंगा करके हमने मुजरा करवाया, तो वहां पे भी ये लोग अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहे, बोला हमने जीता, हमने जीता। तो अब सेकंड फील्ड मार्शल जो है इसको बनाया गया, ठीक है ना, ये खुद ही बन गया। आसिम मुनीर वैसे तो रिटायर होने वाला था, इमरान खान को इसने जेल में बंद करके सत्ता जो है वो हथियाई है। तो एक पॉलिटिशियन तो तगड़ा है ये। अब ये भी बोला जा रहा था कि अभी आसिफ अली जरदारी से बातचीत हुई थी, 3-4 मीटिंग हुई थी, लेकिन ये ऐसा कहा गया कि शायद आसिम मुनीर नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो जाए, आसिफ अली जरदारी को हटा दे। लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद मीटिंग्स तो बहुत हुई थी कि क्या सत्ता जो है मुनीर को दे दी जाए, बट अभी बोला कि नहीं, पब्लिक प्रेशर ज़्यादा है और ऐसा सही नहीं रहेगा कि अगर मार्शल लॉ लगा दें, क्योंकि अब ज़माना वैसा नहीं है। तो ये बात ठंडे बस्ते में चली गई। फिर उसके बाद अमेरिका ने आसिम मुनीर को ही बुलाया। हर चीज़ में यही जा रहा है। तो ये बात साफ हो गई कि आज नहीं तो कल ये सत्ता अपने पास लेगा ही लेगा। और शरीफ को भी तो यही लेके आया था ना, शहबाज शरीफ से तो एक एग्रीमेंट है कि तुम बस यहाँ पे आ जाओ और तुम्हारे पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, वरना नवाज शरीफ जिस दिन पाकिस्तान लैंड करते उनको तो जेल में डाल दिया जाता। इमरान खान ने तो ऐसा कर लिया, तो भागे थे ब्रिटेन, यूके। तो जो अमेंडमेंट है बताए, जो हुआ कि अभी तो जो है, जो इनका कानून है, तो प्रोविंसेस, बड़ी लंबी लड़ाई चली है और प्रोविंसेस को उनके अधिकार मिले हुए हैं। कंट्रोल अभी सेंट्रलाइज नहीं है, लेकिन इसके बाद सेंट्रलाइज कंट्रोल हो जाएगा और जुडिशरी को बहुत ज्यादा जो है वो वीक कर देगा। यानी कि सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो कौन लेगा? आसिम मुनीर के चुने हुए लोग। इनफैक्ट जो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस है, ये भी बोला गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट से कुछ केसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में चलेंगे। अब उसमें कौन बैठेगा? जो आसिम मुनीर जिसको इलेक्ट करेगा, समझ रहे हो? तो आर्टिकल 243 को बहुत ही वीक कर दो ताकि रैंक ऑफ द फील्ड मार्शल कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो जाए।
कि मतलब एक लीगल रिकग्निशन, मतलब एक राजा घोषित हो जाए आसिम मुनीर, और जो भी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन या मिलिट्री एक्ट की लीगल स्टैंडिंग है उसमें सबसे ऊपर इसको रखा जाए। फिर उसके बाद जो फील्ड मार्शल के पावर्स क्या होंगे, प्रॉपर डिफाइन होंगे, क्या क्या वो कर सकता है। जब इसके प्रोविजंस आएंगे मुझे लगता है पाकिस्तान में तबाही मचने वाली है। और टेन्योर कितना होगा, कितने समय तक फील्ड मार्शल रहेगा, अभी खाली नाम का है वो, लेकिन अब ये सब कुछ डिफाइन हो जाएगा। तो एक तरीके से सिक्योर और एक्सटेंडेड पोजीशन जो है कि अब कोई हमको उखाड़ नहीं सकता, ना ही पूरा पाकिस्तान मेरे उस पर ये आसिम मुनीर जो है वो। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि किसी भी देश को जुडिशरी बचाती है और जुडिशरी के स्ट्रक्चर को भी ये टेक डाउन करने वाले हैं। 27 अमेंडमेंट में क्या है कि जो पाकिस्तान के लीगल और जुडिशियल सेटअप को पूरा ही चेंज कर देगा। कैसे चेंज कर देगा? इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की स्थापना की बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करके हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे, जो कि बिल्कुल वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का ही अंग होगा लेकिन उससे बिल्कुल अलग काम करेगा, और जो भी लॉ और फंडामेंटल राइट्स है उसको इंटरप्रिटेशन यही करेगा। आप समझ रहे हो? यानी कि कल को कोई पाकिस्तानी या बलोची या जो भी लोग हैं उसने बोला कि हमारे राइट्स का हनन हो रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डिसाइड करेगा कि हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसमें कौन बैठेगा, कौन जजेस होंगे, इनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी कि जिसको आसिम मुनीर नॉमिनेट करेगा। तो एक तरीके से जो कहा तो जा रहा है कि भाई बहुत सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं और मुश्किल है, तो रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम ये क्रिएट करने वाले हैं। हसन अब्दुल्ला नियाजी ने पाकिस्तान मीडिया को ये बताया है एक तरीके से पैरेलल सिस्टम चलेगा और साफ साफ ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खत्म कर देगा, और इसीलिए पॉलिटिकल प्रेशर अब इतना ज्यादा हो जाएगा ना कि कोई यहां पे आजाद तरीके से काम नहीं कर पाएगा, जिसको जो मन होगा वो करेंगे। एनआरकी टाइप की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि देखिए मिलिट्री के पास पूरी ताकत आएगी और एग्जीक्यूटिव जो है वो यहां पे जज की भूमिका निभाएंगे। अब किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है, तुम एग्जीक्यूटिव हो जाओगे। बाकी वही बता रहे हैं कि इसमें सरकार जो है वो जजेस का ट्रांसफर भी कर सकती है, ठीक है ना। जो भी बॉडी बनाई जाएगी वो जजेस को हटा भी सकती है अगर किसी जज ने इंडिपेंडेंटली काम करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो लैंडमार्क 18th अमेंडमेंट था 2010 में, परवेज मुशर्रफ के बाद आया था, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के पास पूरी ताकत थी, ताकत को उसने पूरा अपने पास रखा हुआ था, तो अब ऐसा कभी जिंदगी में ना हो पाए। भारत में भी ऐसा हुआ है, 42nd अमेंडमेंट को खत्म करने के लिए 44th अमेंडमेंट लाया गया था, वो सारे डिसीजन जो है रिवर्स कर दिए गए थे जब जनता पार्टी, क्योंकि अब आज के बाद अगर आपको इमरजेंसी लगानी हो तो छींके आ जाए, ये हुआ। यही सेम चीज 18th अमेंडमेंट में की गई थी पाकिस्तान में 2010 में, लेकिन इसमें क्या हुआ, फेडरल गवर्नमेंट को हटा के सारी पावर जो है वो प्रोविंसेस को दी गई थी एजुकेशन और हेल्थ को लेकर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय परवेज मुशर्रफ के पास सारा पैसा था और एजुकेशन और हेल्थ काफी डिटोरिएट हो रही थी, और उसके बाद प्रेसिडेंट की पावर को भी काफी ज्यादा कम किया गया था। अब इसमें प्रोविजंस क्या है कि भैया देखो, जो एजुकेशन है और पॉपुलेशन प्लानिंग है ये वापस फेडरल गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। अब ये जब इनसे पूछा गया शहबाज शरीफ से कि ये जो आप कर रहे हो आपको पता है ना आप क्या कर रहे हो, तो शहबाज शरीफ बोल रहे हैं अरे हम डेमोक्रेसी को खतरे में नहीं डालेंगे, हम कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे डेमोक्रेसी को खतरे में डाला जाए, और हमारे पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं, जितने भी एमपीज बैठे हुए हैं वो वोट करेंगे। अब देखिए पाकिस्तान के इलेक्शन रिग्ड थे, पाकिस्तान के इलेक्शन फर्जी थे इसी साल जो जनवरी में हुए। हम सबको पता है कि इमरान खान की पार्टी तब भी 100 सीटें जीती, लेकिन अगर पीपीपी और पीएमएल के भी गठबंधन की सरकार है और अगर ये दोनों मिल जाए तो आसानी से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है, और हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए ना ही आसिम मुनीर को रोकने की ताकत शहबाज शरीफ में, ना ही बिलावल भुट्टो में है। तो यही आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी AI टूल्स का शानदार कोर्स आप अवेल करें, और हमने एक ट्रैवलिंग चैनल बनाया सुकून के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।